रोशन दहिया, केमिस्ट्री पीजीटी, श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ। आज हम स्टडी करेंगे ठोसों का द्रव में विलयन एवं वाष्प दाब। ठोसों में ठोस का द्रव में विलयन एवं वाष्प दाब। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं विलयन, इसके लिए आपको एक फेयर नोटबुक लेके बैठिए और एक रजिस्टर लेके उसमें राइट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये सीधा यदि आप थर्ड पार्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पहला फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देखना पड़ेगा और कंप्लीट देखना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे राइट डाउन करने में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छी तरह से लिखिए। तो देखिए, ठोस का द्रव विलयन जो है उस एवं वाष्प दाब ये हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए देखिए, ठोसों का द्रव में, तो देखिए जैसे मेरे पास में ये कोई एक पात्र है और इस पात्र में कोई विलयन है। ये इस पात्र में कोई विलयन है और इस विलयन के ऊपर मैंने कोई पात्र ढक दिया ताकि एक बंद पात्र हो जाएगा। अब देखिए, इसको नीचे से इसको हीट किया जाता है, हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है। तो क्या हुआ, ये जो विलयन है ये विलयन गर्म होगा, ये विलयन गर्म होगा और गर्म होगा तो ये वाष्प उत्सर्जित होगा, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी। तो जब ये गर्म होगा तो इससे बनने वाली जो वाष्प है, तो यहाँ से ये वाष्प, तो यहाँ वाष्प दाब प्रोड्यूस होगा, वाष्प दाब उत्पन्न होगा, जिसको हम नाम देते हैं P1 नॉट। तो ये P1 नॉट। अब देखिए, इस पात्र में मैं कुछ मात्रा में विलय डाल देता हूँ। विलय ये पूरा क्या है, आपका सॉल्यूशन है। ये समझ लीजिए एक प्रकार सा, कोई भी प्रकार का ये विलायक है, विलयन नहीं है, ये विलायक है। और इस जो विलायक है उसमें मैं विलय मिलाता हूँ। तो ये देखिए, ये मैं इसमें कुछ मात्रा में मैंने विलायक में विलय पदार्थ मिला दिया। तो देखिए, जैसे ही मैंने इसमें ये मिलाया और इसको हीट किया, इसको मैंने गर्म किया, तो क्या हुआ, इसमें भी वाष्प दाब प्रोड्यूस हुआ। और उसको मैंने नाम दे दिया P1। अब देखिए, P1 नॉट और यहाँ है P1। तो देखिए, P1 नॉट किसके लिए यूज करते हैं, एकदम प्योर शुद्ध विलायक। देखिए, शुद्ध विलायक है तो उसके लिए हम यूज करते हैं P1 नॉट। और जब उस विलायक में मैंने विलय मिला दिया तो उसके लिए हम यूज करते हैं P1। तो P1 क्या है, वाष्प दाब है। तो ध्यान रखना है,
P1 कौन सा वाष्प दाब है? शुद्ध पदार्थ के लिए, शुद्ध विलायक हेतु, शुद्ध विलायक हेतु, शुद्ध विलायक हेतु। तो शुद्ध विलायक हेतु P1 नॉट और विलेय और विलायक हेतु P1 काम लिया है, विलेय एवं विलायक हेतु। तो देखिए इसमें भी वाष्प दाब लग रहा है और इसमें भी वाष्प दाब लग रहा है। तो ये जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब P1 नॉट और ये वाष्प दाब है P1। अब हमें ये सोचना पड़ेगा P1 नॉट ग्रेटर देन है या P1 ग्रेटर देन है, यानी P1 नॉट अधिक है या P1। तो देखिए P1 जो होता है P1 नॉट वो P1 से ग्रेटर देन होगा, अधिक होगा। क्यों होगा, इसका रीजन क्या है? तो इसके लिए देखिए पहले राउल्ट का नियम समझा देता है। हम आपको राउल्ट का नियम पहले मैंने बताया था, राउले या राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है? P1 इक्वल टू P1 दैट x1। तो ये देखिए P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। तो यहां पर देखिए जो हम बात करते हैं कि ये जो x की वैल्यू मैंने आपको जो पीछे चैप्टर पढ़ोगे उसमें मैंने बताया था, x1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से लेस देन होती है, 1 से कम होगी तो इसकी वैल्यू हो गई लेस देन 1। तो इसकी वैल्यू हो गई 1 से कम। x1 की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी। तो अब देखिए जब इसकी वैल्यू कम है तो इसका मीन्स ये हो गया P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो प्योर जो शुद्ध विलायक है उसमें जो वाष्प दाब है वो अशुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होता है। यानी ये जो वाष्प दाब है ये किसका वाष्प दाब है? विलायक और विलेय का। और ये किसका वाष्प दाब है? शुद्ध विलायक का। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ध्यान से सुनना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव अशुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है। तो ये मैं लिख देता हूं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट सदैव अशुद्ध विलायक P1 की अशुद्ध विलायक के वाष्प दाब P1 की तुलना में सदैव अधिक होता है। देखिए शुद्ध विलय का जो वाष्प दाब होता है P1 नॉट सदैव अशुद्ध विलय के वाष्प दाब P1 की तुलना में सदैव अधिक होता है। यहाँ पे भी आपको स्पष्ट हो रहा है
तो ये जो मैंने लिखा है ये आप कॉपी में राइट डाउन कर लोगे और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि राइट डाउन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। कॉपी में आप उतार सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट उतार के इसको कॉपी में उतार लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो पढ़ेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या आता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए आदर्श विलयन आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं? देखिए ऐसा विलयन जिसमें सदैव डेल्टा, ये मिश्रण के लिए है तो डेल्टा H इक्वल टू 0 हो। क्या मीन्स हुआ इसका? जैसे हम किसी भी विलयन को हम गर्म करते हैं तो उस गर्म करने के लिए उष्मा अंदर भी नहीं जानी चाहिए और उष्मा बाहर भी नहीं आनी चाहिए, तो H इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी अवस्था में डेल्टा मिश्रण वॉल्यूम इक्वल टू 0, यानी उसका आयतन फिक्स होना चाहिए, आयतन स्थिर होना चाहिए, आयतन में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेल्टा मिश्रण F इक्वल टू 0। F यानी जो ठोस होते हैं या कोई भी प्रकार का विलय है या विलायक है, उसके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, वो अंतरा आणविक आकर्षण बल सदैव एक फिक्स होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। ना तो अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होना चाहिए, ना अधिक होना चाहिए। तो ये 3 यदि कंडीशन पूर्ण करता है तो वो आदर्श विलयन है। अब देखिए वास्तव में कोई भी विलयन आदर्श होता भी नहीं है, 100% प्योर कोई आदर्श विलयन नहीं होते हैं। फिर भी हम कुछ जैसे गैसें हैं उनको आदर्श विलयन के तुल्य मान लेते हैं। कौन कौन सी गैसें हैं वो देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो देखिए जो नोबल गैस है उनको हम आदर्श विलयन की श्रेणी में उनके तुल्य मानते हैं, रियल के अंदर आदर्श विलयन होता ही नहीं है। अब देखिए इसके अलावा हम मान सकते हैं जो बेंजीन होता है, बेंजीन को टॉलुइन में मिला दिया जाए, इनका मिश्रण बेंजीन का और टॉलुइन, बेंजीन और टॉलुइन का जो मिश्रण होता है वो भी एक प्रकार का आदर्श विलयन माना गया है। केवल माना गया, रियल में नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ आदर्श विलयन होता ही नहीं है, इसको केवल माना जाता है। एन हेक्सेन एवं एन हेप्टेन, इसका जो विलयन है वो भी आदर्श विलयन माना गया है। एन हेक्सेन में एन हेप्टेन मिला दीजिए, तो ये जो विलयन है इनको आदर्श विलयन की श्रेणी में माना गया है। अब देखिए इसके लिए जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो राउले, देखिए राउले या राउल्ट, या इसको राउल्ट के नियम से समझेंगे, राउल्ट का नियम मैंने बताया था। ये नियम क्या है कि जो आपका दाब है वो आपेक्षिक दाब
के समानुपाती होता है। कल ये हमने अच्छी तरह से इसको पढ़ा था। यहाँ P1 और यहाँ P1 नॉट है, और नॉट का अभिप्राय केवल शुद्ध पदार्थ के लिए लिखा जाता है। ये दूसरा विलयन का आंशिक दाब, ये दूसरे विलयन का आपेक्षिक दाब, और यहाँ ये मोल अंश है। x का मीन्स क्या है, आप हमारे पुराने वीडियो देखिए। x का मतलब मोल अंश होता है। जो प्रथम है उसके लिए x1, जो दूसरा है उसके लिए x2, तो ये मोल अंश होता है। x का अभिप्राय आप हमारे पुराने वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये जो शुद्ध पदार्थों के लिए वाष्प दाब है, और ये जो है आंशिक वाष्प दाब है। अब देखिए इनके लिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं। वो ग्राफ अच्छी तरह से आपको समझना है, कैसे बनेगा उस ग्राफ को पूरा कंप्लीट देखना है। तो ये देखिए, अब इस ग्राफ की एक एक चीज आपको बिल्कुल सही तरीके से समझनी है। ये एक्स अक्ष, ये हो गई इसकी वाई अक्ष, और यहाँ हो गया 0। अब देखिए यहाँ है तापमान T, टेम्परेचर, और यहाँ ये है आपके वाष्प दाब। अब देखिए, जो हम सबसे पहले ये यहाँ सॉरी x मोल है, x मोल अंश है, मोल अंश, x मोल अंश है। अब देखिए हम मोल अंश x और जो आपके वाष्प दाब है P, उनके बीच में, उन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। तो ये ग्राफ कैसे खींचेंगे, देखिए सपोज कीजिए यहाँ x जो होता है वो x1 की वैल्यू मैंने मान ली, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो है वो 0 है, और यहाँ x1 की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था x1 जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होती है, और जब दोनों का ऐड किया जाता है तो 1 से कभी भी वो ज़्यादा नहीं होती। तो 0 से 1 तक ही वैल्यू होती है x की। 1 से लेस देन हो सकती है, 1 से कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। इसी प्रकार से दूसरे ग्राफ जब हम खींचेंगे तो यहाँ x2 को 1 मान लिया, और यहाँ x1 को मैंने मान लिया 0। तो देखिए ध्यान रखना, यहाँ x1 इक्वल टू 0 और x1 यहाँ 1 माना, और यहाँ 1 माना तो यहाँ 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा x की वैल्यू होती नहीं है। तो अब देखिए सबसे पहले जो हम ग्राफ खींचेंगे वो मान लीजिए इसके लिए खींचेंगे। तो यहाँ देखिए ये पॉइंट और इस पॉइंट को मैं किसी बिंदु पे यहाँ मिला देता हूँ, ये P1 नॉट। तो ये मैं इस पॉइंट को इससे ये मिला देता हूँ, तो ये इसका ग्राफ आ गया। ये P1 का जो फर्स्ट, ये P1 के लिए, P1 के लिए। तो देखिए यदि ऐसा क्यों हुआ कि इसको मान लीजिए 0 मान लेते हैं, x1 को क्या माना, 0 मान लीजिए, x1 को 0 मान लेते हैं, और 0 मान लेते हैं तो इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। नीट एंड क्लीन है भाई। ये 0 होगा तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 0 होगा। तो यहाँ से देखिए ये 0 से P1 नॉट तक मान ली। अब देखिए जो इसकी वैल्यू मान लीजिए मैं 1 ले लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P1, और ये जो है P1 नॉट के बराबर हो जाएगी, तो ये P1 नॉट के बराबर होगी। इसी प्रकार से अब इसके लिए भी ग्राफ खींचना है। इसके लिए देखो सबसे पहले x 0 मानते हैं तो कंप्लीट 0, तो इसके लिए तो ये जो x2 है, x2 के लिए यहाँ 0 है, और जब यहाँ 0 है तो ये ग्राफ यहाँ से बनेगा, और उसके पश्चात यहाँ 1 मानेंगे तो P2 नॉट। तो P2 नॉट यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर ले लेते, ये ले लेते, चलिए P2 नॉट। तो यहाँ से देखिए ये ग्राफ बन गया ऐसे। इस पॉइंट के ऊपर हम मान लेते हैं P2 नॉट। अब देखो, अब हमारे पास में ये
जो है P2 के लिए आ गया, ये P1 के लिए आ गया और ये सेकंड। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का सम करना है, P1 प्लस P2 करना है। वो कैसे आएगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट यानी P1 नॉट और P2 नॉट, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी डेल्टा P इक्वल टू ये आ जाएगी P1 नॉट प्लस P2 नॉट। तो यहाँ से देखिए इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये देखिए ये इस प्रकार से ये मिलेगा ग्राफ। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई जो है टोटल जो P था, कुल P, इसको कुल P भी बोल सकते हैं, P1 नॉट प्लस P2 नॉट। तो ये हमारा ग्राफ आया। अब देखिए ये तो आदर्श विलयन के साथ में था। अब हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा अनादर्श विलयन। ज़्यादातर विलयन अनादर्श ही होते हैं, आदर्श तो मैंने ये बताया होता ही नहीं है। एक बार वापस इस ग्राफ को समझ लीजिए। देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। अब ये P1 जो है वो आपके विलयन जो विलयन है उसका आंशिक दाब है, ये विलायक जो है विलायक उसके लिए आपेक्षिक दाब है और ये सदैव लगभग अधिक होता है हमेशा हर कंडीशन में। और ये x1 यहाँ पर है जो है आपका मोल अंश है, तो ये दूसरे पदार्थ के लिए है। अब जब इसका ग्राफ बनाया तो देखिए यहाँ x0 था तो P1 नॉट पे मिला दिया और यहाँ पर जो कंडीशन x2 था तो यहाँ पर P2 नॉट पे मिला दिया और इन दोनों को मिलाया तो ये मेरे पास में P इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 आ गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन और अधिकतर विलयन अनादर्श ही होते हैं। तो ये पहला हमारा तो हो गया आदर्श विलयन। हाँ देखिए आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन अनादर्श, देखिए लगभग अनादर्श विलयन ही होते हैं। अब देखिए जो अनादर्श विलयन है उनके लिए क्या कंडीशन है, देखिए हमने पहले पढ़ा था डेल्टा मिश्रण H इक्वल टू 0 आदर्श विलयन के लिए, और डेल्टा मिश्रण जो उसके अलावा वॉल्यूम था वो भी 0 था। उसके बाद डेल्टा मिश्रण वॉल्यूम के अलावा हमारे पास में जो फोर्स था वो भी इसमें 0 था। तो अनादर्श के अंदर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा मिश्रण जो सबसे पहले होगा वो एंथैल्पी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा मिश्रण वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा मिश्रण फोर्स नॉट इक्वल टू 0। तो अनादर्श में सेम ऑपोजिट कंडीशन होती है, जो आदर्श की थी उसकी उल्टी कंडीशन है। तो ये इस यहाँ पर जो एंथैल्पी 0, वॉल्यूम में जो है वो चेंज हो सकता है, फोर्स में भी चेंज हो सकता है। तो इसके लिए हम दो प्रकार का विचलन पढ़ेंगे। देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार एक हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धनात्मक विचलन। जो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो है धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन धनात्मक विचलन देखिए क्या होता है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए जो राउल्ट का नियम क्या है, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। अब देखिए जो धनात्मक विचलन है उसमें यदि ऐसी कंडीशन हो जाए जब P1 इज ग्रेटर देन P1 नॉट x1, यानी आंशिक दाब अपेक्षित दाब से अधिक हो जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए जैसे मेरे पास में ये कोई भी प्रकार का विलायक है, मेरे पास में ये कोई भी प्रकार का इसमें कोई विलायक है, और
जब विलायक शुद्ध होता है तो उसका जो आपके आपेक्षिक दाब होता है P1 वो सदैव P1 से ज्यादा होता है। लेकिन जब इसमें कुछ विलय की मात्रा मिला दी जाती है तो इसमें जो विलय के कण और ये मान लीजिए विलय के कण, ये विलय के कण, ये विलय के कण, ये विलय के कण और ये विलय के कण, ये विलय के कण और ये विलय के कण। अब कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जब दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, बंध है, वो आपस में ए और बी के बीच में बनने वाले बंध से कम हो जाता है। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए इसमें जो है विलय मिलाया ए या कोई भी पदार्थ मिलाया दूसरा बी। अब देखिए जो पदार्थ ए है उसके बीच में क्या बंध है? ए और ए। या पदार्थ जो बी है उसके बीच में बंध है बी। ध्यान से समझना, देखिए कंसेप्ट क्लियर करना, हमको रटना नहीं है, हमें केवल कोई चीज को रट कर नहीं करना है, हर चीज के पीछे कंसेप्ट होता है। देखिए जैसे इसमें मैंने बी, ये कोई पदार्थ डाला बी, तो इसके बी के बीच में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है और दूसरा पदार्थ है ए, उसके बीच में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है। जब मैं इसको इसमें मिला दिया तो मिलाने के कारण से जब मैंने दोनों को मिलाया तो उस जो दोनों से बना ए और बी, इनका विलयन बन गया और अब ए और बी बॉन्ड बन गया। पहले तो ए और ए के बीच में बॉन्ड था और दूसरा बी और बी के बीच में बॉन्ड था। मान लीजिए एक विलायक है, वो विलायक मान लीजिए बी था, उसके बीच में बॉन्ड जो था वो ये बी भी था और उसके अंदर विलय मिलाया वो ए और ए था। अब देखिए जब मैंने इनको मिलाया इसमें तो यहाँ पर जब दोनों को मिलाने पर दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया ए और बी। और ये बॉन्ड यदि वीक हो इन दोनों से ये बंध कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो उसका क्वथनांक होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए मैं बताता हूं। ऐसी स्थिति में जैसे सपोज कीजिए मैं ले लेता हूं ये एथिल एल्कोहल, तो देखिए एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH, तो ये मैंने मान लिया ये OH, तो C2H5OH, C2H5OH, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब देखिए मैं इसमें कुछ मात्रा में साइक्लोहेक्सेन मिला देता हूं, तो ये देखिए मैं साइक्लोहेक्सेन मिला देता हूं। C6H12 है, C6H12 है, मैंने ये मिलाया तो क्या हुआ कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये हाइड्रोजन के बंध को तोड़ देगी, उसको तोड़ देगी। तो तोड़ने के कारण से जो अब बॉन्ड बना है वो क्या बना हमारे पास में? ए और बी। देखिए पहले जब केवल ये जैसे मान लीजिए आप इसको सपोज कीजिए ये एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल को मान लीजिए आपने ए माना, तो एथिल एल्कोहल के बीच में कौन सा बॉन्ड था? हाइड्रोजन बॉन्ड था, हाइड्रोजन बॉन्ड था। और जो साइक्लोहेक्सेन है उसको भी मान लीजिए इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। लेकिन क्या हुआ? जब दोनों को मिलाया तो दोनों के बीच में ए और बी बॉन्ड बना और इन्होंने क्या किया? किसने? साइक्लोहेक्सेन ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ? जो ए बी का बॉन्ड था वो वीक हो गया। समझ में आ गया? अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये बंध जब वीक हो गया तो जब हमने इसको गर्म किया ये इसका विलयन हो गया, और जब इसको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? इसको जब हीट देंगे तो यहां से ये बॉन्ड कमजोर है, और जब बॉन्ड कमजोर है तो आंशिक दाब में वृद्धि होगी, क्योंकि अब इसके ऊपर मान लीजिए मैंने कोई पात्र ढक दिया, तो देखिए जब मैंने इसके ऊपर कोई पात्र ढक दिया ये पात्र मैंने जब इसके ऊपर ये ढक दिया तो क्या हुआ?
जब ये हीट हुआ तो यहाँ से ये जो बंद थे ये यहाँ से तुरंत टूट गए और टूटने के कारण से वाष्प दाब बढ़ गया। क्योंकि वाष्प दाब बढ़ेगा क्योंकि इजीली ये फ्रीडम हो गए, स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन बंध हुआ वो टूट गया और टूटने के कारण या जो है ये बॉन्ड क्षीण हो गया। कौन सा बॉन्ड क्षीण हो गया? ए और बी के बीच में, यानी कि एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन के बीच में बॉन्ड कमजोर हो गया तो वाष्प दाब स्वतः ही बढ़ गया। तो इसका रीजन ये था। तो ये धनात्मक विचलन था। कौन सा था? धनात्मक विचलन। अब देखिए इसका धनात्मक विचलन का भी हम ग्राफ लेते हैं। धनात्मक विचलन का ग्राफ कैसे आता है? सेम वही ग्राफ याद रखना है आपको। देखिए सबसे पहले वही ये जो ग्राफ था इसमें ये x 0 और ये y, यहाँ मैंने लिखा था x1 इक्वल टू 0 और यहाँ x1 इक्वल टू 1, यहाँ x2 इक्वल टू 1 और यहाँ x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ मैंने लिया था, ये पॉइंट लिया था P10 और यहाँ ये जो पॉइंट था वो मैंने लिया था ये जो है P20। तो ये P20 यहाँ से यहाँ तक ये P20, तो इसको मान लेते हैं P20। ये देखिए अब वही लाइन मिलानी इसमें। देखिए ये अब आपको क्या करना है, इसके लिए ग्राफ में कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये इसका ग्राफ होगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ये देखिए जो पहला जो ग्राफ था उसके ऊपर से कर्व्ड लाइन खींचनी है। ये जो लाइन थी उसके ऊपर कर्व्ड और यहाँ पर भी ये और यहाँ पर भी ये, तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो ये अनादर्श विलयन का कौन सा विचलन हो गया? धनात्मक विचलन। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो अनादर्श विलयन है उसका ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए यदि आपको धनात्मक विचलन समझ में आया तो ऋणात्मक विचलन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन किसका ऋणात्मक विचलन? अनादर्श विलयन का ऋणात्मक विचलन। तो देखिए जो अनादर्श विलयन होता है उसके लिए जो ऋणात्मक विचलन होता है उसके लिए सबसे पहले वही देखिए राउल्ट का नियम, राउले या राउल्ट का नियम, राउल्ट या राउले का नियम। तो ये देखिए नियम क्या है? यही P1 इक्वल टू P10 x1। अब देखिए ऐसी कंडीशन हो जाए, ऐसी अवस्था आ जाए जब आंशिक दाब आपेक्षिक दाब की तुलना में कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये अवस्था हो जाएगी A B इज ग्रेटर देन A या B के बीच में बंद। देखिए सेम जो हमने पहले पढ़ा था धनात्मक विचलन, उसका बिल्कुल ऑपोजिट करना है, व्युत्क्रम करना है। यहां देखिए इसमें जो P10 है वो ग्रेटर देन है P1 से, यानी ये ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा होता है तो जो A और B के बीच में बंध बनेगा वो भी ज्यादा होगा। तो कैसे होगा इसको हम समझते हैं। ऐसी अवस्था कब आती है? जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, उसके अणु हैं A और A, उनके बीच में बॉन्ड है और दूसरा है उस B और उसके बीच में भी एक प्रबल बंध है।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक के लिए जो है एसीटोन मान लेते हैं, एक है एसीटोन, तो ये ले लेते हैं एसीटोन, यहाँ ले लेते हैं एसीटोन, एसीटोन, और उसमें मैंने मिला दिया क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। एसीटोन के बीच में ये बॉन्ड और दूसरा क्लोरोफॉर्म, उसके बीच में ये बॉन्ड। अब जब मैं दोनों को मिलाता तो क्या होता है, देखिए एसीटोन का फार्मूला ये H, इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, ये एसीटोन, ये एसीटोन है। और जब इस एसीटोन में मैंने क्लोरोफॉर्म मिलाया, ये HCS3, तो ये देखिए यहाँ पर Cl, Cl और Cl, CHCl3 इसका फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। तो अब क्या होता है, देखिए जब इनके बीच में क्या होता है कि जैसे यहाँ ध्रुवणता आ जाती है, तो यहाँ ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है इनके बीच में। इनके बीच में आकर्षण होने के कारण से यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, ये आपस में जो है बंध बनाते हैं। और ये बंध बनाने के कारण से ये बंध जो पहले इन दोनों की तुलना में, यानी कि इसमें जो बंध था उसकी तुलना में और इसमें बंध था इसकी तुलना में, जो दोनों जुड़कर जो बंध बने उसकी वैल्यू जो है वो अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे हमने इसको गर्म किया, तो गर्म किया तो क्या हुआ, इसको एक बंद पात्र में ढक देते हैं। अब देखिए इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बंध है, तो ये जैसे ही गर्म हो गए, हम हीट देंगे, हीट, तो यहाँ जो फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो गर्म करने के कारण से यहाँ जो बंध है उसको टूटने में समस्या आएगी, तो ये आसानी से वाष्पोत्सर्जित नहीं होगा, आसानी से भाप नहीं बनेगी, आसानी से इसकी स्टीम नहीं बनेगी, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब क्या हो गया, वाष्प दाब कम हो गया। आप लॉजिकली समझ सकते हैं कि भाई जब इनके बीच में बंध बन रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी हम मैटर डाल रहे हैं, कोई भी पदार्थ डाल रहे हैं किसी विलयन में, और उसके बीच में यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो हीट जनरेट हो रही है, हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो उस बंध को तोड़ने में बहुत ही अधिक वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वाष्प दाब कम हो जाएगा। जबकि धनात्मक विचलन में क्या था, धनात्मक विचलन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो बॉन्ड था, जो बंध था, वो क्या था, इस तो वीक था, और वीक था तो आसानी से टूट गया, तो वाष्प दाब भी बढ़ गया। अब देखिए ऋणात्मक विचलन के लिए हम जो ग्राफ खींचते हैं वो उस वैसा याद रखना है, वही सेम। तो उसको कैसे याद करना है, देखिए आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए नोटबुक में। तो यहाँ वही x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से ये देखिए ये मिला दीजिए, और यहाँ हो गया P10, और अगला देखिए इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, तो ये हो गया P20। वही पुराना ग्राफ याद रखना है। और इन दोनों को मिला दीजिए। अब जो हमारा ये ग्राफ था, बस उसमें हमने धनात्मक में हमने इस प्रकार से किया, इसके अंदर इस प्रकार से नीचे इस प्रकार से कर्व कर दीजिए, वक्र बना दीजिए। इसको मिला दीजिए ऐसे, इसको मिला दीजिए ऐसे, और इसको मिला दीजिए ऐसे। तो ये बिल्कुल सरल तरीका है। देखिए जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे, पूरी नहीं देखोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो के
सारे पार्ट देखने पड़ेंगे, तभी आपको विलियन चैप्टर समझ में आएगा और वापस आपको नोटबुक में लिखकर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये तभी आपको समझ में आएगा। तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देखें, फिर इसको लिखें, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। पहले रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें, फिर इसको फेयर कॉपी में लिखें, फिर इसको याद करने की कोशिश करें, जिससे अच्छे से अच्छे मार्क आप बोर्ड में ला सकते हो। और कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप लिखिए, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है। तो अब देखिए, जैसे हमने ये विलयन जो है ऋणात्मक विचलन लिया, तो अब हम जो एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, जो है वो लेंगे निश्चित क्वथनी या स्थिर क्वथनी। स्थिर क्वथनी, देखो नाम से स्पष्ट है कि स्थिर, जिसका क्वथनांक स्थिर है। तो जिसका क्वथनांक स्थिर है तो वो स्थिर क्वथनी कहलाती है। यानी जैसे कोई भी विलायक है और उसमें हम कोई भी विलय मिलाते हैं और उसका जो दोनों की जो दर होती है विलय और विलय की वो समान है, तो वो स्थिर क्वथनी है, उसको स्थिर क्वथनी कहते हैं, यानी क्वथनांक स्थिर है। तो अब देखिए, ये भी दो प्रकार का, एक लेते हैं हम धनात्मक विचलन या दूसरा लेते हैं ऋणात्मक विचलन। न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वथनी, और दूसरा हम ले रहे हैं अधिकतम क्वथनांक ऋणात्मक विचलन। ये धनात्मक विचलन है। तो देखिए, सबसे पहले जो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वथनी, अब देखिए इसमें स्पष्ट है कि जो क्वथनांक होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। क्वथनांक न्यूनतम कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास में एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, तो ये देखिए एथिल एल्कोहल, तो मैंने एथिल एल्कोहल लिया 95% और उसमें 5% जल मिला दिया। तो क्या हुआ, जो क्वथनांक है वो इन दोनों के क्वथनांक से कम हो गया। यानी जितना भी इसका क्वथनांक है और इसका जो क्वथनांक है, जो दोनों को मिलाने पर जो क्वथनांक होगा इन दोनों के क्वथनांक से कम हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वथनी। तो इन दोनों का क्या हो गया, जो है वो न्यून हो गए दोनों से। इसलिए इसको धनात्मक विचलन भी कहते हैं, क्योंकि जो राउल का नियम वो धनात्मक विचलन का ये पालन कर रहा है। तो ये हो गया न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वथनी। अब देखिए इसका उल्टा, अधिकतम क्वथनांक। तो यहां पर देखिए जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट का मैंने 68% जो है इसको लेकर और उसको जल में 32% जल में मिला दिया। तो क्या हुआ, इसका जो क्वथनांक है वो पोटेशियम नाइट्राइट और जो जल है इन दोनों के क्वथनांक से अधिक हो गया। जितना भी इसका क्वथनांक है और इसका क्वथनांक है, इन दोनों का जो क्वथनांक है उनसे भी अधिक क्वथनांक इनका हो जाएगा। तो ये हो गया अधिकतम क्वथनांक।
तो ये राउल के नियम से जो है ऋणात्मक विचलन का पालन कर रहा है। मैंने आपको धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन अच्छी तरह से समझाया था। तो ये था स्थिर क्वथनी। तो इसको भी आप जो है उदाहरण के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे अणु संख्यक गुणधर्म द्वारा मोलर द्रव्यमान का निर्धारण। तो देखिए अणु संख्यक गुणधर्म द्वारा मोलर द्रव्यमान का निर्धारण। तो देखिए अणु संख्यक गुणधर्म द्वारा मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करते हैं। कैसे करेंगे इसको? तो देखिए यहाँ मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करना है। तो देखिए इसके अणु संख्यक गुणधर्म के 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस चीज को समझ लेंगे अणु संख्यक। देखिए किसी भी विलय में या कोई भी विलयन है, मान लीजिए सॉल्यूशन है, उस विलयन में यदि विलय के केवल मोलों की संख्या की बात की जाती है, अणु संख्या की बात की जाती है, सिर्फ ओनली फॉर अणु संख्या की बात, प्रकृति और किसी की बात नहीं करके केवल अणु संख्या की बात करें तो उसको कहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। यानी किसी विलयन में जब केवल विलय की गुणधर्म, यानी कोई भी जैसे विलयन उसमें विलय की संख्या की बात की जाती है। अब देखिए 4 कौन कौन से प्रकार है, इसके 4 प्रकार है। सबसे पहले देखिए नंबर 1 विलायक विलय के वाष्प दाब का आपेक्षिक कोई भी जो विलायक है उसके जो वाष्प दाब उसका जो अपेक्षिक अवनमन और जो दूसरा है वो है विलायक के क्वथनांक का उन्नयन और जो थर्ड है वो है विलायक के हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन और फोर्थ है विलयन का परासरण दाब।
तो ये जो है अणुसंख्यक गुणधर्म के जो 4 प्रकार के ये प्रकार है, इनका हम एक एक का अध्ययन करेंगे। पानी को नहीं